प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम के करेंगे अध्यक्षता। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए 2 बड़े फैसले। 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को दी मंजूरी। रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को किया स्वीकृत। बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी वोटर लिस्ट का एसआईआर हुआ शुरू। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा 2002 की सूची से तुलना में 70.55% मतदाताओं की मैपिंग हुई पूरी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम के हौसले बुलंद। और प्रदेश में बदले मौसम से बड़ा सर्दी का असर। प्रदेश के कई भागों में हुई बारिश से दिन और रात के तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने 3 नवंबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जताई संभावना। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई का दौरा करेंगे। वे मैरीटाइम इंडिया वीक 2025 में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाता है। इस कार्यक्रम का विषय महासागरों का एकीकरण और एक समुद्री दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित भी करेंगे। साथ ही ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की भी अध्यक्षता करेंगे। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित होगा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 वैश्विक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाता है। 27 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का विषय महासागरों का एकीकरण एक समुद्री दृष्टिकोण है। पीएम मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। साथ ही ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी भारत की समुद्री अमृत काल विजन 2047 के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया के अग्रणी समुद्री शक्तियों में शामिल करना है। इस कार्यक्रम में 85 से अधिक देशों की भागीदारी, 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने कल हुई कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा फैसला हुआ है, तो वहीं देश के अन्नदाताओं के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जो 18 महीनों में अपनी सिफारिश पेश करेगी, जिसका फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को भी स्वीकृत किया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 8वें वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी।
कैबिनेट में दूसरा फैसला किसानों के हित से जुड़ा है। रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। रबी सीजन 2025-26 के लिए कुल 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है। इस रबी सीजन के लिए सब्सिडी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 करोड़ रुपए अधिक रखी गई है। कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो, और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। डीएपी और टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का कम होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है, जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल न बढ़े। जाहिर है किसान हित से जुड़े इस अहम फैसले से किसानों को उचित कीमत पर खाद मिलती रहेगी। रबी सत्र की बुआई के लिए भी किसानों को खाद के लिए कोई अतिरिक्त कीमत का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर इसका बढ़ा बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। बिहार की तर्ज पर अब राजस्थान में भी वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य में एसआईआर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राजस्थान उन 12 राज्यों में शामिल है जहां इस कार्यक्रम का दूसरा चरण चल रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में इस समय 5,48,84,570 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 2002 की सूची से तुलना करने पर 70.55% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। हमारे प्रदेश में ये जो पहला फिगर है 70.55%, 70% से ज्यादा मतदाताओं को आज की तारीख में जब एसआईआर प्रारंभ हुआ है एक भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। ये आंकड़ा हम आने वाले टाइम में जैसे जैसे बीएलओ घरों में जाके इन्यूमरेशन फॉर्म लेगा, ये आंकड़ा हम और बढ़ा पाएंगे। 10% बढ़ा पाएं, 12% बढ़ा पाएं, कितना बढ़ा पाएं वो अलग बात है, पर आज की तारीख में ही हमारे 70% से ज्यादा मतदाता बिना किसी दस्तावेज के मतदाता बने रहेंगे। आज विश्व ब्रेन स्ट्रोक दिवस है। इस दिन को मनाने का मकसद ब्रेन स्ट्रोक के खतरों को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। ब्रेन स्ट्रोक से बचने के उपायों के बारे में आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। स्ट्रोक दुनिया भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस। स्ट्रोक एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें व्यक्ति को तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। लकवा अलग अलग प्रकार का होता है, पर मुख्य प्रकार जो है जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक, किसी भी एक जगह की खून की जो बहाव है वो रुक जाती है। इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बट मुख्य होता है बी फास्ट। एक तो है आंखों की रोशनी एकाएक कम हो सकती है, फिर वापस भी आ सकती है। मुंह थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, बोलने में दिक्कत आ सकती है, हाथ पैर एक साइड के जो हैं वो गिर सकते हैं या उठाने में मुश्किल हो सकती है, चलने में एकाएक डगमगाहट आती है, या फिर निगलने में भी एकाएक रुकावट आती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के। जितनी जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतनी जल्दी हमारा ब्रेन का सीटी स्कैन होगा, और सीटी स्कैन में हमको पता चलेगा कि खून रुकने वाला स्ट्रोक है या खून की जो नली है उसके बर्स्ट होने वाला स्ट्रोक है, जिसको हम हेमरेज बोलते हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, धूम्रपान करना, अनियंत्रित जीवन शैली, शराब का सेवन, बढ़ती उम्र और आनुवंशिक कारक, इन सभी से स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। हम अपने हेल्थ के बारे में अवेयर रहें,
ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, डायबिटीज कंट्रोल करें, हार्ट का चेकअप कराएं, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराएं। अगर नींद में खर्राटे ले रहे हैं उसका इलाज लें, वजन घटाएं, स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग इज अ ह्यूज रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। शराब न लें, शराब इज अ ह्यूज रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। सही तेल का सेवन करें और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम चलते फिरते रहें। हमको रोज करीब 7,000 से 10,000 कदम चलना बहुत जरूरी है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड में एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा ऑयल होता है जिससे भी लकवा होता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है कि हम लें। एक बार लकवा हो जाए, दवाई स्टार्ट हो जाए, दवाई रोकनी नहीं है। स्ट्रोक होने पर तुरंत इलाज मिलना आवश्यक है और इलाज में फिजियोथेरेपी की विशेष भूमिका होती है। जरूरी है कि स्ट्रोक के खतरे को पहचानें, जानकारी लें कि कौन से कारक इसकी संभावना को बढ़ाते हैं और ब्रेन अटैक के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए जिससे स्ट्रोक से बचाव हो और आप स्वस्थ रहें। अब खबर खेल से। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज को भले ही 2-1 से जीता हो, लेकिन अब लड़ाई T20 की है। दोनों देशों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कैनबरा में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इसके साथ ही कंगारू टीम के खिलाफ भारतीय टीम का T20 रिकॉर्ड बेहद दमदार है। दोनों देशों के बीच 2007 से अब तक 32 T20 में मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2007 में अब तक कुल 32 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 20 T20 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 11 ही T20 मैच जीत सकी। इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा। दोनों देश 22 सितंबर 2007 को पहली बार T20 क्रिकेट में आमने सामने आए थे। डरबन में खेले गए विश्व कप के इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 रन की जीत दर्ज की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2007 को भारत ने एक बार फिर इस टीम के खिलाफ T20 मुकाबला अपने नाम किया। इस बार जीत का अंतर 7 विकेट था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1 फरवरी 2008 को टीम इंडिया के खिलाफ पहली बार T20 मैच अपने नाम किया। इस मुकाबले में भारत को 9 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। यहां से ऑस्ट्रेलिया ने मई 2010 और फरवरी 2012 में T20 मुकाबले अपने नाम करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। 3 फरवरी 2012 को मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने उसी साल 28 सितंबर को इस हार का बदला 9 विकेट की जीत के साथ लिया। 10 अक्टूबर 2013 से 7 अक्टूबर 2017 तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सभी 7 T20 मैच अपने नाम किए। आखिरकार 10 अक्टूबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से मैच जीतकर इस हार के क्रम को तोड़ा। नवंबर 2018 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली गई, जो 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुई। एक मैच बेनतीजा रहा। साल 2019 से 2020 के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5 T20 मुकाबले खेले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच अपने नाम किए, जबकि भारत ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की। सितंबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मुकाबलों की घरेलू T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। साल 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैच खेले गए, जिसमें भारत ने 4 मैच जीते। 24 जून 2024 को विश्व कप मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 रन से जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भी जीत के इतिहास को बरकरार रख पाती है। राजस्थान में बदले मौसम से सर्दी तेज हो गई है। अरब सागर की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने और परिसंचरण तंत्र के उत्तर पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र के ऊपर सक्रिय होने से राज्य के कई भागों में बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई। बारिश के चलते हवा में नमी बढ़ने से इस दिन में सर्दी का एहसास होने लगा है। वहीं दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की करेंगे अध्यक्षता। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए दो बड़े फैसले। 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को दी मंजूरी। रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना का किया स्वीकृत। बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी वोटर लिस्ट का एसआईआर हुआ शुरू। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा 2002 की सूची से तुलना में 70.55% मतदाताओं की मैपिंग हुई पूरी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम के हौसले बुलंद। और प्रदेश में बदले मौसम से बड़ा सर्दी का असर। प्रदेश के कई भागों में हुई बारिश से दिन और रात के तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने 3 नवंबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जताई संभावना।